नमस्कार दोस्तों, दृष्टिकोण में आपका स्वागत है और एक बार फिर से मैं हूं आपके साथ दुष्यंत चोपड़ा। दोस्तों, कल हमने जैसे महाराष्ट्र के ऊपर चर्चा करी थी, वहां की सरकार के हालात को लेकर, आज उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम लोग थोड़ी चर्चा करेंगे संजय राउत जी के बारे में कि ऐसा क्या कारण है कि संजय राउत जी लगातार कुछ ना कुछ उनकी तरफ से ऐसा एक्शन हो रहा है, कुछ ऐसे बयान आ रहे हैं या उनका कुछ ऐसा काम हो रहा है कि जिससे शिवसेना की ही नहीं बदनामी हो रही, बल्कि जो सरकार है महाराष्ट्र की, उद्धव ठाकरे सरकार, वो भी कहीं ना कहीं एक के बाद एक कटघरे में खड़ी होती जा रही है। पत्रकार बैकग्राउंड से आते हैं संजय राउत। इस देश ने बहुत से पत्रकारों को राज्यसभा में भेजा है। अगर हम कुछ नजर डालें तो जैसे एमजे अकबर बहुत बड़े पत्रकार थे, राज्यसभा में कांग्रेस से भी सदस्य रहे, भाजपा से भी रहे, केंद्रीय मंत्री भी रहे। अभी हाल में बहुत हाईलाइट हुए हरवंश नारायण सिंह जी, जो राज्यसभा के उपसभापति हैं, वो भी पहले पत्रकार थे, लंबे समय पत्रकार रहे, बहुत प्रतिष्ठित पत्रकार रहे। उन्होंने राज्यसभा में अपनी गरिमा दिखाई, अपना रोल प्ले किया। ऐसे ही अगर हम नाम लें कुछ तो स्वप्न दास गुप्ता, भाजपा ने उनको राज्यसभा का सदस्य बनाया। संजय राउत भी पत्रकारिता से जुड़े रहे और बहुत पहले उन्होंने पत्रकारिता की जब शुरुआत करी एक बहुत निम्न स्तर से, और उसके बाद जैसे वो सीढ़ियां चढ़ते हुए सामना में शीर्ष तक पहुंचे, शिवसेना में शीर्ष तक पहुंचे, और शिवसेना ने उनको 3 बार राज्यसभा में भेजा। हालांकि बहुत से ऐसे नाम भी हैं पत्रकारिता में जो कि बहुत प्रयासों के बावजूद भी राज्यसभा में नहीं पहुंच पाए। जैसे बहुत प्रसिद्ध पत्रकार और एडिटर रहे हैं प्रभु चावला, बहुत बार चर्चा में आए कि उनको राज्यसभा में भेजा जा रहा है, पर वो नहीं पहुंच पाए। इंडिया टीवी के रजत शर्मा 2016 में तो बिल्कुल लग ही रहा था कि भाजपा की लिस्ट में उनका नाम आने जा रहा है, नहीं आ पाए। अपनी चाटुकारिता एक पर्टिकुलर परिवार के लिए, स्पष्ट है गांधी परिवार के लिए, सोनिया गांधी और राहुल गांधी के लिए सदा ही एक वफादार रहे राजदीप सरदेसाई। उनको कभी वफादारी का इनाम नहीं मिला बेचारों को, वो भी राज्यसभा में नहीं पहुंच पाए। आम आदमी पार्टी के आशुतोष, जो पहले पत्रकार थे, पत्रकार से नेता बने, नेता इस आशा में बने कि राज्यसभा में पहुंच जाएंगे, पर केजरीवाल ने उनको भी लात मारकर बाहर निकाल दिया, वो भी राज्यसभा में नहीं पहुंच पाए आशुतोष। तो एक लंबी लिस्ट है भारत की राजनीति में और भारत की पत्रकारिता में, जहां की पत्रकार मेन स्ट्रीम राजनीति में आए और उन्होंने अपना दमखम दिखाया, और कहीं ना कहीं भले वो लोकसभा में भी पहुंचे कई लोग, राज्यसभा में भी आसान रास्ता लेकर बहुत से लोग पहुंचे और उन्होंने अपनी प्रतिभा दिखाई। अगर हम बात करें संजय राउत की, तो बाला साहब ठाकरे ने भी पत्रकारिता, हालांकि वो कार्टूनिस्ट थे, लेकिन कहीं ना कहीं मीडिया से जुड़े रहे और उन्होंने अपनी मेहनत के बल पर, अपनी प्रतिभा के बल पर, अपने संगठन शक्ति के बल पर जिस शिवसेना को खड़ा किया, उस शिवसेना की मेन आइडियोलॉजी थी हिंदुत्व। उन्होंने हमेशा भगवा झंडे की बात करी, हिंदुत्व की बात करी। हालांकि बाला साहब ठाकरे के ऊपर भी कई बार लोगों ने इल्जाम लगाया कि ये दक्षिणपंथी हैं, हिंदूवादी हैं, लेकिन वो इतने मजबूत अपनी विचारधारा से जुड़े हुए थे और उनका व्यक्तित्व इतना स्ट्रांग था कि वो कभी भी अपनी आइडियोलॉजी से टस से मस नहीं हुए। कांग्रेस के प्रति उनकी क्या विचारधारा थी, ये किसी से छुपी हुई नहीं है। सोनिया गांधी के बारे में उनके क्या विचार थे, ये किसी से छुपे हुए नहीं है। लेकिन जब सरकार बनने के बाद उनके ही पुत्र द्वारा अपनी मुख्यमंत्री की कुर्सी बचाने के लिए जिस तरह से वहां पर सोनिया दरबार में साष्टांग प्रणाम किया गया, उससे कहीं ना कहीं बाला साहब ठाकरे जी की आत्मा जरूर बहुत दुखी हुई होगी। आप देखिए इस वीडियो में किस तरह से एक कंपैरिजन दिखाया गया कि बाला साहब के विचार क्या थे और उसके बाद उन्होंने सोनिया गांधी के बारे में क्या विचार प्रकट किए, और साथ में उद्धव ठाकरे ने
सोनिया दरबार में किस तरह से अपने आप को नतमस्तक किया। रहेंगे, मैं भी कह सकता हूँ भाई ये चलने वाला है तो दुकान बंद कर दूंगा, मैं दुकान बंद कर दूंगा। मैं कहता हूँ कि ये मैं मेरी शिवसेना की कांग्रेस नहीं होना दूंगा, नहीं, कभी नहीं। और मुझे जब ये मालूम होगा कि हो रही है तो आई विल क्लोज माई शॉप। अलग हो जाएंगे। हाँ, अलग हो जाएंगे उनसे। अलग नहीं चाहिए। शिवसेना चुनाव नहीं लड़ेगी, जाओ। कहाँ जाएंगे लोग, कहाँ जाएंगे? आज जो मान सम्मान तुम्हें मिल रहा है शिवसेना के नाम पर मिल रहा है, हिंदुत्व के लिए मिल रहा है, भगवा झंडा के लिए मिल रहा है। इससे गद्दारी करना चाहते हैं या कोई हरामखोरी मारामारी? नाही। इतके थकलेत विचारू नका. आमच्या सोंडा वाकडे झाला तो. कारण काँग्रेस पक्षामध्ये एवढे हिजडे होते इतके की आता चावायचे तरी कोणाला. सगळे झुकतात त्या सोनिया गांधीच्या समोर. ही हिजड्यांची अवलाद जो पण या देशाचे राज्य करते आहे काँग्रेस पक्ष म्हणून, तो पण या देशाला चांगले दिवस येऊ शकणार नाही. सोनिया जी, आपको मैं अभी धन्यवाद दे रहा हूं, आपने मुझे जल्दी बात करने के लिए इजाजत दी और मैं सबसे क्षमा चाहता हूं। थोड़ा मेरी कैबिनेट अभी शुरू हो जाएगी तो इसलिए मैं इजाजत लेना चाहता हूं। इजाजत रहेगी आप सबकी तो कैबिनेट के लिए मैं जाऊंगा और सबको मेरी शुभकामनाएं। साथ है और साथ में रहेंगे। तो देखा आपने, ये बाला साहब ठाकरे की ही एक करिश्मा था उनका, एक करिश्माई उनका नेतृत्व था कि वो शिवसेना को एक क्षेत्रीय पार्टी होने के बावजूद भी एक राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने उसकी पहचान दी, उसको पहचान बनाई शिवसेना ने। संजय राउत जो कि धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ते हुए वहां शीर्ष स्तर पर पहुंचे, उसी दौरान उनकी जो एक निकटता लगातार एनसीपी के शरद पवार के साथ रही, जो उनके साथ उनकी एक केमिस्ट्री थी, वो पूरे महाराष्ट्र में राष्ट्रीय स्तर पर भी किसी से छुपी हुई नहीं है। लेकिन बाला साहब ठाकरे का जो एक 36 का आंकड़ा सदा एनसीपी से भी रहा, शरद पवार से रहा, कांग्रेस के साथ रहा, वो उनकी अंतिम सांस तक भी वो अदावत, वो विरोध लगातार उनकी अंतिम सांस तक भी बना रहा। हालांकि जैसा मैंने कल भी बताया, अपनी रिपोर्ट में जिक्र किया था कि 2 बार पहले भी शिवसेना ने महाराष्ट्र को मुख्यमंत्री दिए और वो एक ऐसी पोजीशन थी, वो ऐसा समय था जबकि बाला साहब ठाकरे खुद भी मुख्यमंत्री बन सकते थे, लेकिन वो मुख्यमंत्री नहीं बने। उन्होंने स्वयं स्पष्ट रूप से अपने कई इंटरव्यूज में कहा कि मैं कोई संवैधानिक पद नहीं लूंगा, सरकार ही तो चलाना, मैं रिमोट कंट्रोल से सरकार चलाऊंगा। और उन्होंने रिमोट कंट्रोल से सरकार चलाई भी। तो वो जो ठाकरे नाम की जो धमक और ठाकरे नाम का जो प्रभुत्व पूरे महाराष्ट्र में, विशेषकर मुंबई और आसपास के इलाकों में रहा, वो ठसक कहीं ना कहीं, वो प्रभुत्व जो था वो कहीं ना कहीं उनके जाने के बाद उद्धव ठाकरे उसको पूरी तरह से संभाल नहीं पाए, या वो उनकी उस विरासत को, बाला साहब की उस विरासत को आगे नहीं बढ़ा पाए। यही कारण था कि जब संजय राउत ने सारी गोटियां बिछाई सरकार बनाने के लिए, तो जहां एक और संजय राउत के दिमाग में यह था कि जिस तरह से बाला साहब रिमोट से सरकार चलाने की हमेशा बात करते थे और उन्होंने चलाई भी, शायद इस बार भी ऐसा ही होगा। मैं एनसीपी के साथ सांठगांठ करवा देता हूं। जब एनसीपी आ गई तो स्वाभाविक रूप से शरद पवार ने कांग्रेस को भी अपने साथ जोड़कर महाअघाड़ी बनाई और सरकार का निर्माण का एक रास्ता जो था वो प्रशस्त कर दिया। यहां तक सब कुछ ठीक चल रहा था। संजय राउत की जो प्लानिंग थी, या उनके दिमाग में जो योजना चल रही थी जिसके तहत उन्होंने ये सारा कुछ किया, चाहे वो बीजेपी के साथ एक हार्ड स्टैंड लेना हो, बीजेपी के फॉर्मूले को ना मानना हो, या बीजेपी को बड़े भाई के रूप में स्वीकार करने से जो इनकार किया शिवसेना ने, ये सारा गेम प्लान वहीं पर जाकर टिक रहा था कि जिस तरह से बाला साहब ठाकरे रिमोट से सरकार चलाते थे, अभी भी अगर सरकार बनती है तो शिवसेना के मुख्यमंत्री के नाते
मुझको मौका मिलेगा, यानी संजय राउत को मौका मिलेगा। और उद्धव ठाकरे तो रिमोट से सरकार जैसे उनके पिताजी चलाते थे वैसे ये भी चलाएंगे, तो वो सरकार चलाएंगे और मैं मुख्यमंत्री बन जाऊंगा। पर हुआ इसके उलट ही, वही है वही जो राम रचि राखा। उद्धव ठाकरे को उनके बेटे द्वारा समझाया गया, या उनके कुछ खास जो उनके मित्र थे उनके द्वारा समझाया गया कि भाई ये मौका है, आप भी मुख्यमंत्री बन जाओ, आप ही मुख्यमंत्री बन जाओ। उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन उसके बाद से लगातार जहां एक और मीडिया में एक उनकी एक ऐसी इमेज बनाने की कोशिश की गई बॉलीवुड स्टार्स के द्वारा कि वो ही इज द बेस्ट चीफ मिनिस्टर, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, वहीं पर जैसे कान में फुसफुसाते एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई, एक परसेप्शन बनाने की कोशिश की गई कि उद्धव ठाकरे अनुभवहीन हैं, उनको सरकार चलाना नहीं आता, या वो कांग्रेस और एनसीपी के शिकंजे में हैं। और बड़ी तेजी के साथ जो शिवसेना ने अपना स्टांस चेंज किया और हिंदुत्व की राह छोड़कर उन्होंने सेकुलरिज्म की राह पकड़ी, और यहां तक पकड़ी कि उन्होंने पालघर की संतों की हत्या से लेकर बाकी सारे जितने भी प्रकरण महाराष्ट्र में हुए, उन्होंने वहां के हिंदू जनमानस के दिमाग के दिल को ना सिर्फ ठेस पहुंचाई, बल्कि उनके दिमाग में जो एक इमेज बनी हुई थी शिवसेना की, वो कहीं ना कहीं तार तार हो गई, वो छवि टूट गई। उसी का परिणाम था कि पूरे महाराष्ट्र में आज अगर आप देखेंगे तो उद्धव ठाकरे का एक बहुत भारी विरोध है, महाराष्ट्र सरकार का एक बड़ा भारी विरोध है, और वो विरोध विशेष रूप से उन लोगों में है, वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं जिन लोगों ने या तो शिवसेना को वोट दिया, या जो शिवसेना के कार्यकर्ता थे, या जो शिवसेना के नेता हैं, या जो शिवसेना से एमएलए बने हैं। इस सारे में जहां संजय राउत कहते हैं ना, वो एक डायलॉग था, एक फिल्म आई थी अक्षय कुमार और बॉबी देओल की अजनबी, शायद उसमें अक्षय कुमार का एक डायलॉग था, एवरीथिंग इज प्लान्ड। सिमिलरली यहां पर भी एवरीथिंग वॉज प्लान्ड फ्रॉम मिस्टर संजय राउत, लेकिन वो प्लान जो था वो सिरे नहीं चढ़ पाया। वो अपनी जो मुकाम, जो मंजिल जो संजय राउत ने सोची थी, वो मंजिल नहीं मिल पाई। तो क्या उसी के नाते ही या उसी का एक बदला लेना कहेंगे, या हम अपने लिए एक रास्ता प्रशस्त करने की जो अभी लगातार उनकी कोशिश चल रही है, ये उस कोशिश को हम लोग उस नजरिए से देखेंगे कि कहीं ना कहीं आज मुख्यमंत्री चेंज हो सकता है। लेकिन ये तो तय है, अगर अब ठाकरे परिवार से उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बन गए हैं, तो जितने भी दिन की ये सरकार बची है, मुख्यमंत्री तो उद्धव ठाकरे ही रहेंगे। यहां पर संजय राउत की प्लानिंग कामयाब नहीं हो पाएगी। लेकिन इस सारे में सबसे दुख का विषय यह है कि वो बाला साहब ठाकरे जिन्होंने बड़ी मेहनत से शिवसेना का एक नाम कमाया था, उसको संजय राउत नाम के व्यक्ति ने उस नाम को डुबो दिया। उन्होंने जो मेहनत से कमाया था वो उन्होंने लुटा दी। अगर आपको भी लगता है कि हमारी कही हुई बात, हमारा एनालिसिस ठीक है, तो भले ही आप इससे इत्तेफाक रखते हो, आप इससे एग्री करते हो या ना करते हो, कृपया अपने कमेंट द्वारा जरूर बताइए। और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया करके इसको लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करिए, और साथ वाले बेल आइकॉन के बटन को जरूर दबाइए, ताकि जैसे ही हमारा अगला वीडियो, अगली रिपोर्ट आए तो उसकी रिपोर्ट सबसे पहले, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।